और आइए सबसे पहले आपको कोरोना के ताजा आंकड़े देश भर में बता दें, क्योंकि फिक्र बढ़ गई है। थोड़ी देर पहले जो आंकड़े जारी हुए उसके मुताबिक भारत में कुल केस 1 लाख के खतरनाक स्तर को पार कर चुके हैं। कुल मामले 1 लाख से भी ज्यादा हैं। 24 घंटे में करीब 5000 नए केस दर्ज हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 3100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 39,000 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों पर पड़ा है। आज ही लॉकडाउन को लेकर राज्यों ने अपनी अपनी गाइडलाइंस पर अमल भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस बीच 1 लाख ये आंकड़ा पार कर चुका है। राज्यों का हाल अगर आपको दिखाएं तो गुजरात की स्थिति देखिए, मामले 11,745, 4,804 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 694 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित। देश की राजधानी दिल्ली में 10,000 पार कर चुका है आंकड़ा, 168 लोगों की मौत हुई है। तो दिल्ली के आंकड़े हमने आपको दिखाए और लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी ऑटो और टैक्सी सेवा शुरू हो गई है, लेकिन नियमों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूरी है। देखिए हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की रिपोर्ट। लॉकडाउन 4 की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दिखाई देने लगा है। इस वक्त हम मौजूद है नई दिल्ली स्टेशन पर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो ऑटो बसेस की सेवा को दिल्ली सरकार की तरफ से अनुमति जो है वो दे दी गई है। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि टैक्सियाँ, ऑटो जो है वो आपको नजर आएंगे और ऐसे में कई सारे नियम, कायदे, कानून भी जो है वो ऑटो और टैक्सी को लेकर के बनाए गए हैं। हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। इस वक्त हम पंचकुला रोड पर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रवासी मजदूर जो है हजारों की संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं और जहाँ तक आपकी नजर जा रही वहां तक ये प्रवासी मजदूर बैठे हैं। दरअसल यहाँ कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं की गई है। अलग अलग राज्यों में इनको जाना है, कुछ नहीं पता है कि कैसे जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह से सरकार की विफलता सामने आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में। कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया आपको कहाँ जाना है? अच्छा, क्या व्यवस्था, टिकट की व्यवस्था है या फ्री? नहीं है, पैसे भी नहीं है हमारे पास, काम धंधा भी नहीं है और यहाँ पे तो मकान मालिक भी परेशान कर रहा है और पैसे तो खाने के लिए है नहीं। 2-3 दिन से भूखे भी हैं और पूरे रात भर यहाँ पे ट्रेन के लिए बैठे हुए। कोई जो टिकट कहा था कि ऑनलाइन बुक होगा वो किया आपने? जी वो हमने ये 15 दिन पहले भी किया था, अभी हुआ नहीं है ऐसे। ओके। तो कोई बस के पैसे भी नहीं है तो बस में जाएं, यहाँ पे आने के लिए कोई फोन कर आता था, ट्रेन जाता है यहाँ से। सर हम लोग यहाँ पर जाना है आपने? हम बिहार जा रहे हैं सर, मधुबनी जिला हम जा रहा है। यहाँ हम लोग 2 महीना से अब जो पैसा था उसको खा पी रहे थे। अब नहीं हमारे पास पैसे हैं खाने के लिए, न रहने के लिए कोई हमारा व्यवस्था है, क्योंकि हम मजदूर आदमी है, काम के लिए दिल्ली आए थे। अब काम मेरे पास नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो ना रूम है मेरे लिए ना खाना है मेरे लिए। किसी तरीके से मैं 2 महीने से झेल रहा था सर, लेकिन अब हमारे को ना जाना इतना जरूरी हो गया, पेट नहीं मानता सर। कोरोना से तो बाद में सर हम लोग भूख से मर जाएंगे। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुबह सुबह क्या हालात थे ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद। लॉकडाउन 4.0 में दिल्ली में तमाम छूटें मिल चुकी हैं। तमाम रियायतों के बावजूद नोएडा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से तमाम लोग जो नोएडा की तरफ आ रहे हैं दिल्ली से, उनको पास के बिना वापस भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम डीएनडी के नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर हैं और गाड़ियां ये देखिए, ये टाटा सफारी एक वापस जा रही है और पीछे से गाड़ियां जो हैं वो पुलिस वाले वापस भेज रहे हैं। जिनके पास पास नहीं है वो अभी भी यूपी बॉर्डर में नोएडा से, गाजियाबाद से एंटर नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग इस गलतफहमी में नोएडा की तरफ आ गए थे कि रियायतें मिल गई हैं, रिलैक्सेशंस मिल गए हैं लॉकडाउन में, लेकिन पास की गैर मौजूदगी में किसी को भी नोएडा घुसने की इजाज़त नहीं है। डीएनडी पर और नोएडा के जितने भी बॉर्डर हैं दिल्ली से लगे, उस पर पुलिस कुछ इस तरह से चेकिंग कर रही है। बिना पास के कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम फॉलो किया जा रहा है और एक और कार जिसमें कि पास नहीं था उसको पुलिस वालों ने वापस भेज दिया है। इस तरह की स्थिति है नोएडा बॉर्डर पर और किसी भी तरह का रिलैक्सेशन चाहे दिल्ली में तमाम मिल गए हों, नोएडा में फिलहाल नहीं मिला है। कोरोना का महासंकट लगातार जारी है और इसीलिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 का ऐलान किया है और सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि अपने अपने राज्य में वो कोरोना के संक्रमण को देखते हुए डिसीजन लें। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की है और तमाम दुकानों को खोल दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के अलावा जिंदगी को सामान्य करने के लिए तमाम औद्योगिक जो इकाइयां हैं, रेहड़ी पटरी, इन लोगों को खोल दिया गया है।
लेकिन ऐसे में नोएडा के जो डीएम है उनका कहना है कि फिलहाल डीएनडी पर स्थिति यथावत ही रहेगी। अभी इस पूरे मामले में एक बार फिर केंद्र सरकार से बात की जाएगी कि जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है उसको खोला जाए या नहीं, क्योंकि नोएडा में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं कि डीएनडी पे जो गाड़ियां आ रही हैं उनको पुलिस वाले सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने दे रहे हैं नोएडा की तरफ जिनके पास अनुमति पास है, इसके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ नोएडा सेक्टर 20 के एसएचओ राकेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। सर ये बताइए किस तरीके की गाड़ियां आप अंदर जाने दे रहे हैं नोएडा में? देखिए पुनीत जी, वही गाड़ियां अंदर जा रही हैं जिनके पास वैध पास है और जिनके पास पास नहीं है उनको हम लोग वापस कर रहे हैं। और आइए अब आपको दिल्ली में हालात ये दिखाते हैं कि डीटीसी की बसेस जब लॉकडाउन 4 के पहले दौर में चली हैं तो आज क्या तस्वीर जो है वो देश की राजधानी की सड़कों पर दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यानी गाइडलाइंस के तहत डीटीसी की बसें चलाई जा रही हैं। तो आपको जो लोग वहां बैठे दिख रहे हैं मास्क फेस शील्ड के साथ दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी है। हालांकि सरकार ने पहले ही ये क्लैरिफाई कर दिया था कि हम बसें चलाएंगे लेकिन उसमें एक मिनिमम कैपेसिटी में ही लोग बैठेंगे और नियमों का पालन सबसे ज्यादा जरूरी होगा। बसों के सैनिटाइजेशन से लेकर संक्रमण को रोकने के लिए तमाम जो जरूरी इंतजाम है उन्हें फॉलो किया जाएगा। 50 दिन से भी ज्यादा का वक्त जब राजधानी की सड़कों पर डीटीसी की बसें जो दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा है, सार्वजनिक यातायात का एक बड़ा मेजर हिस्सा है, बड़ी संख्या में लोग बसों से सफर करते हैं। बसें नहीं थी सड़कों पर लेकिन आज की सुबह कुछ ऐसी थी। देश के 3 शहरों से मजदूरों के साथ हादसे की खबर सामने आई है। बिहार के भागलपुर में बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई तो वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। उधर यूपी के महोबा में प्रवासी मजदूरों को ले जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। बिहार, यूपी और महाराष्ट्र से ये 3 तस्वीरें, तीनों जगह पर मजदूरों के साथ हादसा हुआ। प्रवासी मजदूर और बीते कई दिनों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर मजदूरों को चलने से रोका जाए या फिर एहतियात बरतते हुए कम से कम वो वहां से गुजरे, जिंदगी पर कोई संकट ना आए। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं इन हादसों की। पिछले 54 दिनों में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में उछाल न देखा गया हो। अब महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 35,000 के पार पहुंच गया है। सिर्फ 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं। देश में सबसे ज्यादा वायरस के शिकार मरीज महाराष्ट्र में हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन 4 की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में उद्धव ठाकरे ने अपने इरादे को साफ कर दिया था। लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन में इसकी झलक साफ साफ देखी गई। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि सूबे में जहां भी कोरोना का कहर सबसे ज्यादा दिख रहा है वहां फिलहाल कोई ढील नहीं दी जाएगी। रेड और ऑरेंज जोन में कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं राज्य के ग्रीन जोन में ढील का फैसला लिया गया है। ग्रीन जोन में उद्योग धंधे शुरू होंगे, लोगों को राहत दी गई है। महाराष्ट्र में संक्रमण डराने वाला है। लॉकडाउन वक्त की मांग है लेकिन उद्योग धंधे बंद रखना भी मुश्किल है। लिहाजा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की कि ग्रीन जोन में लोग घरों से बाहर निकलकर आएं और काम धंधे में लगे ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। ग्रीन झोन मध्ये आपण हळूवारपणाने जवळपास सगळं काही उघडायला परवानगी दिलेली आहे, ती अजूनही देत आहोत। आणखीनही तिथले निर्बंध हे येत्या काही काळामध्ये आपण आणखीन शिथिल करतो आहोत। ऑरेंज झोन मध्ये सुद्धा ही शिथिलता आणलेली आहे। रेड झोन मध्ये विशेषतः कंटेनमेंट एरिया आहे, तिथे मात्र अजूनही आपल्याला शिथिलीकरण करणं हे परवडणार नाही, नक्कीच नाहीये। महाराष्ट्र सरकार बंद पड़े उद्योग धंधों को खोलना चाहती है लेकिन बढ़ते संक्रमण की वजह से हाथ बंधे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों को आगाह किया कि अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कोई दावे से नहीं कह सकता कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। रियायत तभी मुमकिन है जब कोरोना के मामले में कमी आए।
जनजीवन हे पुन्हा आपल्याला सहजतेने जगायला सुरुवात करायची आहे. पण ह्याची एक आता अशी शक्यता नव्हे, खात्री वाटते की हे जनजीवन पूर्ण सुरळीत व्हायला काही काळ हा जावा लागणार. जेवढी स्वयंशिस्त आपण अधिक पाळू तेवढे लवकर आपण या बंधनातून मुक्त होऊ. जेवढी लवकर आपण या कोरोनाची साखळी तोडण्यात यशस्वी होऊ तेवढं लवकर अपन सगळे बंधन मुक्त हो. 11 अप्रैल को महाराष्ट्र में कोरोना से 100 लोगों की मौत हुई थी. वहीं राज्य में संक्रमितों की संख्या करीब 1574 थी. लेकिन 38 दिनों के अंदर आज संक्रमित मरीजों का दायरा 35,000 से ज्यादा है. मरने वालों की संख्या 2033 तक पहुंच गई है. यह आंकड़ा डराने वाला है. अभी भी वक्त है कि कोरोना को मामूली फ्लू समझने वाले सावधान हो जाएं, हर एहतियात बरतें. साहिल जोशी, मुंबई आज तक. मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21,000 को पार कर चुका है. यहां अब तक कोरोना से 757 लोगों की जान जा चुकी है. इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1000 बेड वाले अस्थायी अस्पताल का दौरा किया, जिसे कोरोना मरीजों के लिए तैयार किया गया है. मुंबई में कोरोना से जंग की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को 1000 बेड वाले अस्थायी अस्पताल का दौरा किया. उनके साथ उप मुख्यमंत्री अजित पवार और विधायक बेटे आदित्य ठाकरे भी थे. इस अस्थायी अस्पताल को MMRDA ने तैयार किया है. मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इसे BMC को सौंप दिया गया. 1000 बेड वाले इस अस्पताल में पैथोलॉजी के साथ साथ वेंटिलेटर और कोरोना के इलाज की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं. मुंबई देश का सबसे बड़ा कोरोना एपिसेंटर है. बीते 24 घंटे में यहां 1185 नए मामले सामने आए हैं. अब तक मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 21,335 तक जा पहुंचा है, जबकि 757 मरीज दम तोड़ चुके हैं. महाराष्ट्र की बात करें तो यहां मरीजों की संख्या 35,000 पार कर चुकी है और मौतों का आंकड़ा 2033 तक जा पहुंचा है. मुंबई की झोपड़पट्टी धारावी में कोरोना की रफ्तार ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि यहां बेहद घनी बस्ती है. इसके अलावा पुलिस वाले डॉक्टर और नर्सों की भी बड़ी संख्या में संक्रमित होने से कोरोना से जंग आर्थिक राजधानी के लिए और मुश्किल हो गई है. कमलेश सुतार, मुंबई आज तक. लॉकडाउन 4 में कोरोना के कोहराम के बीच कारोबार शुरू करने के लिए प्रदेश सरकारों ने छूट दे दी है. ग्रीन जोन इलाकों में अब औद्योगिक इकाइयां शुरू हो जाएंगी. निजी और सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे. इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में. कोरोना के साथ जीने के लिए राजस्थान ने भी कमर कस ली है. लिहाजा लॉकडाउन 4 में शर्तों में छूट दी गई ताकि मुश्किल हालात में जिंदगी को थोड़ा आसान किया जा सके. लिहाजा गहलोत सरकार ने लॉकडाउन 4 में कई सेवाओं में छूट देने का फैसला किया है. सैलून खुले रहेंगे लेकिन सैनिटाइजेशन करना होगा. सरकारी और निजी दफ्तर खुले रहेंगे लेकिन सिर्फ 50% कर्मचारी आ सकेंगे. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ क्लब और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शक नहीं आ सकेंगे. SDM की अनुमति से शादी समारोह कर सकेंगे लेकिन 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे. दुकानें खुलेंगी लेकिन छोटी दुकान में 2 और बड़ी दुकान में 5 लोग आ सकेंगे. बिना मास्क के आए ग्राहक को सामान नहीं मिलेगा. पार्क भी खोलने की इजाजत दे दी गई है. कारोबार को चलाने की जरूरत है लेकिन कोरोना का खतरा अपनी जगह है. लिहाजा लॉकडाउन 4 में कुछ प्रतिबंध जारी रहेंगे. कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. होटल, सिनेमा हॉल, मॉल बंद रहेंगे. राजनीतिक सभाएं, धार्मिक सभाएं नहीं की जा सकेंगी. पान, गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा ग्रीन और ऑरेंज जोन में बस, टैक्सी, रिक्शा, ऑटो चल सकेंगे, जबकि रेड जोन में बस, टैक्सी, रिक्शा, ऑटो बैन रहेंगे. लेकिन लॉकडाउन 4 में भी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू रहेगी. मध्य प्रदेश को लॉकडाउन 4 में सिर्फ 2 जोन ग्रीन और रेड में बांटा गया है. कोरोना से जंग के साथ अब आर्थिक सेहत पर भी सरकार का पूरा फोकस रहेगा. लिहाजा ग्रीन जोन में सभी दुकानें, बाजार, सब्जी मंडियां खुलेंगी.
निजी और सरकारी दफ्तर खुलेंगे, निजी वाहन से यातायात किया जा सकेगा, लेकिन रेड जोन में कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, मंदसौर, देवास, धार और नीमच जैसे जिले रेड जोन में हैं, जहां तमाम सुविधाओं पर पाबंदी जारी रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, धार्मिक स्थान, जिम, स्कूल, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मॉल, कोचिंग संस्थान और उद्योग बंद रहेंगे। एक सप्ताह बाद सरकार सभी रेड जोन इलाकों की समीक्षा करेगी। अगर वहां पर कोरोना के केस घटे तो प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। जयपुर से शरद कुमार के साथ भोपाल से रविशपाल सिंह, आज तक। एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान का खतरा है। अम्फान चक्रवात सुपर साइक्लोन में बदल गया है, जिसके आज दोपहर तक आने की संभावना है। इसमें हवा की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसका खतरा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर है, जिसके लिए एनडीआरएफ ने जरूरी तैयारियां कर ली हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात अम्फान अब भीषण उफान पर है। इस कदर कि वो सुपर साइक्लोन में बदल चुका है। वो तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय और एनडीएमए के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की सुपर साइक्लोन से निपटने की तैयारियों पर। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हालात की गंभीरता को देखते हुए गृह सचिव ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों से बात की। हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 13 टीमें पहले से तैनात कर दी गई हैं। 4 टीम पहुंचने वाली हैं, जबकि 4 टीम को तैयार करके रखा गया है। साथ ही आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार से कहा गया है कि वो तटीय इलाकों से लोगों को बाहर निकालें। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता पर ज्यादा खतरा दिखता है। वहीं ओडिशा में जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों में खतरे के चक्रवात ज्यादा मंडरा रहे हैं। इसको देखते हुए केंद्रपाड़ा में जरूरी इंतजाम किए जाने लगे हैं। निश्चित रूप से अगर 195 किलोमीटर प्रति घंटे हवा चलेगी तो इसका डैमेज पोटेंशियल सफिशिएंट होगा। और जो कि उसूल है डिजास्टर में तैयारी का, किसी भी अगर आपदा की तैयारी की जाए तो तैयारी जो है वर्स्ट केस सिनारियो को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो उसी अनुरूप तैयारी करनी चाहिए और उसी अनुरूप तैयारी एनडीआरएफ ने अपनी तरफ से की है। ऐसी आशंका है कि अगले 24 घंटे में अम्फान का कहर टूट सकता है। समय कम है, इसलिए प्रशासन कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। कोरोना के संक्रमण काल में सबसे ज्यादा मार गरीबों, मजदूरों और किसानों पर पड़ी है। इन मेहनतकश प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है, जिन्होंने शहर से लेकर देश को संवारा, लेकिन आज वो सड़क पर आ गए हैं। हाईवे पर उनका सफर इतना लंबा हो चला है कि कांटे नहीं कट रहा है। हाईवे पर प्रवासी मजदूरों के इन्हीं दर्द भरी दास्तां पर हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लॉकडाउन में पलायन की इसी दास्तां को जानने निकल पड़ी आज तक की टीम। पहले पड़ाव में हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा पहुंचे राजस्थान के भरतपुर में जब हमारे संवाददाता ने मजदूरों के दर्द को टटोला तो वो सच सामने आ गया, जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। इन मजदूरों की बेबसी का फायदा ट्रक वालों ने उठाया। इनसे 2 से 3 हजार रुपए ऐंठकर ट्रक ड्राइवरों ने इन्हें शहर में ही छोड़ दिया। ऐसे में बेचारे क्या करते, लिहाजा पैदल ही निकल पड़े। लेकिन भरतपुर बॉर्डर पहुंचते ही पुलिस ने रोक लिया और इन्हें अस्थायी जगह पर ठहराया गया। लेकिन प्रचंड गर्मी में बिजली तक नहीं थी। तो कई जगहों पर बैरिकेड लगाकर पैदल चलते मजदूरों को रोका जा रहा है। जो मजदूर ट्रकों से उतरकर आगे बढ़ रहे थे उन्हें रोक दिया गया। और भरतपुर के पास जो उत्तर प्रदेश की सीमा है, वहां पर एक स्कूल में ये बंदोबस्त किया गया है। स्कूल में व्यवस्था के नाम पर ये एक पंखा जो आप देख रहे हैं फिलहाल वो भी बंद है। पंखा देखिए जरा, लाइट नहीं, इस समय लाइट नहीं है। इस भरी दोपहरी में स्कूल के नीचे लाइट नहीं है, मजदूर यहाँ बैठा है। एक कालीन का बंदोबस्त किया गया है, कई कमरों में कुछ गद्दे भी हैं। भरतपुर में मजदूरों के हालात जानने के बाद हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा का कलेजा पसीज गया। रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने ऐसी बदहाली
कभी नहीं देखी थी। उनके पास जो भी सामान था मजदूरों में बांट दिया। इतने दिन कैसे रहे आप लोग जहाँ पर रहते थे? इतने दिन कैसे कटा? रूमों में बंद रहे थे और क्या। तो देख रहे हैं हमारे पास कुछ है नहीं, और क्योंकि राजस्थान का सरकार ने कई बार बोला कि घर घर मजदूरों के सब पास सब चीज़ पहुंच जाएगा, मगर अब तक हम लोग बस कुछ नहीं पहुंचा। फिर हम लोग लास्ट में यही रीजन में कि आप रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं, जैसे भी अगर पैदल हो, धक्का खा के हो, मार खा के हो, घर पहुँच जाए बस। भरतपुर में प्रवासी मजदूरों की बदहाली जानने के बाद हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा आगे निकल पड़े। राजस्थान यूपी की सीमा पर उस जगह पहुंचे जहां से मजदूरों को बसों में भरकर फतेहपुर सीकरी की मंडी ले जाया जा रहा था। वहीं से इन मजदूरों के लिए आगे की व्यवस्था की गई थी। यहाँ व्यवस्था किया है, चौकी पे हमारी बस लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है। हम लोग पहले उनके यहाँ रोक के खाना पीना खिलवाते हैं, फिर हमारी बस लगी हुई है। ये शटल बस है, इनको शेल्टर होम ले जाती है। आगे मंडी में शेल्टर होम है, वहाँ पे हम लोग इनको रोकते हैं। वहाँ फिर इनको पानी चाय जो भी जरूरत है वो देते हैं, और रोडवेज बस की रिक्वायरमेंट हम डेली भेजते हैं। डीएसपी से बात करने के बाद हमारे संवाददाता की जिज्ञासा हुई कि आखिर उस जगह क्यों न चला जाए जहां से मजदूरों को अपने अपने ठिकाने पर ले जाया जा रहा है। इसके बाद आज तक की टीम फतेहपुर सीकरी पहुंची। फतेहपुर सीकरी के इस जगह पर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से आने वाले यूपी, बिहार के प्रवासी मजदूरों का ट्रांजिट पॉइंट है। यहाँ भीड़ ऐसी कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो पता नहीं मिला, लेकिन भारी संख्या में मजदूर जरूर मिले। ऐसा लग रहा था कोई मेला लगा हो, लेकिन जनाब सच कहूं तो त्रासदी का रेला है। मजदूरों से बात की तो इनका सब्र भी जवाब दे गया। जैसे आज हम लोग आज आ रहे हैं, वैसे और जैसे ट्रेनों से भेज रहे हैं, उसी समय ये लोग ये सिस्टम लगाते, थोड़े थोड़े मजदूरों को भेजते, तो सारे मजदूर अब तक अपने गांव चले गए। कोई मजदूर मरता नहीं, कोई भूखा नहीं रोता। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, दर्द की दास्तां भी हाईवे की तरफ बढ़ती जा रही थी। फतेहपुर सीकरी से हम आगरा की तरफ निकल पड़े। वही आगरा जो कोरोना के संक्रमण काल में यूपी के लिए सिरदर्द बन गया है। यहाँ कोरोना के इतने मामले हैं कि लखनऊ से आला अधिकारियों को मोर्चे पर लगाया गया है। आगरा के आईएसबीटी बस टर्मिनल पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। लेकिन यहां पहुंचकर थोड़ा सुकून हुआ, ये देखकर कि कम से कम कोरोना की जंग के खिलाफ प्रशासन ने तैयारियां कर रखी हैं। सैनिटाइजेशन से लेकर साफ सफाई का काम जारी है। साथ ही यहीं से बिहार के मजदूरों को बिहार की सीमा पर छोड़ा जा रहा है। ना हो, और इसीलिए जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं वो यहाँ रुक करके छिड़काव कर रहे हैं। पूरे आईएसबीटी टर्मिनल पर जितनी बसें हैं, जितने इलाके हैं, हर जगह छिड़काव किया जा रहा है ताकि संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। तो लॉकडाउन 4.0 में इन चुनौतियों के बीच प्रशासन की, सरकार की और हर स्तर पर कई सारी चुनौतियां और भी हैं, कई सारी मुश्किलें और। यूपी के सीएम ने साफ कह दिया है कि मजदूरों को उनके ठिकाने तक पहुंचाया जाएगा। लखनऊ से आए आदेश की आगरा में तामील की जा रही है। आगरा से अब आगे बढ़ने की बारी थी। आज तक की टीम शिकोहाबाद की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में कई अस्थायी शेल्टर दिखे। जो पैदल आ रहे थे, जो साइकिल से आ रहे थे, उन्हें पुलिस रोककर खाना पानी दे रही थी। उनका मेडिकल जांच हो रहा था। अब शिकोहाबाद में यहाँ पर एक टेम्पररी शेल्टर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, पहले इन मजदूरों का टेस्ट किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग करके बाकायदा उनकी जानकारी दर्ज की जा रही है और उसके बाद फिर उन्हें यहाँ से आगे बसों में भेजा जा रहा। यहाँ हमें यूपी, बिहार के वो मजदूर मिले जो हरियाणा और दिल्ली से साइकिल रिक्शे पर ही चले आ रहे थे। उनसे जब इसके बारे में पूछा तो उनका दर्द छलक गया। तो छोटे बच्चों को लेकर के वहीं रुक जाते जहाँ आप गुड़गांव में थे। वहाँ पर ना तो काम एक लग रहा है और ना तो दूसरी बात खाने के लिए है, ना तो कुछ है। एक बार नाम लिख के भी ले गए कि मतलब राशन मिलेगा, कच्चा राशन मिलेगा, पक्का मिलेगा, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है।
शिकोहाबाद में थके हारे साइकिल के जरिए पहुंचे लोगों को यहाँ बस का सहारा मिला। इनकी साइकिलों को बस के ऊपर लादा गया और इन्हें सीट पर बिठाया गया और फिर बस अपनी रफ्तार से इन्हें लेकर आगे बढ़ गई। शिकोहाबाद से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा पहुंचे इटावा। यहीं हाईवे पर दोपहर के वक्त ऐसे ही मजदूरों में से एक इंद्रजीत की कहानी भी झकझोर देने वाली है। जुगाड़ की गाड़ी से हरियाणा के सोनीपत से निकले थे इंद्रजीत। जिंदगी के पहिए की तरह जुगाड़ की गाड़ी के पहिए ने भी इन्हें रास्ते में दगा दे दी। ये इंद्रजीत और उनका परिवार है, हरियाणा के सोनीपत से चले हैं। चले भी काफी दिन हो गया, लेकिन जाना था इलाहाबाद प्रयागराज, लेकिन पहुंच नहीं पाए। वो क्यों? क्योंकि जो गाड़ी है, तीनों जो परिवार जा रहा था, उस गाड़ी का ये पहिया बाहर निकल चुका है। अब दुकानें बंद हैं तो मरम्मत हो कैसे, इसीलिए हाईवे के ठीक किनारे इंद्रजीत और उनके परिवार ने ठिकाना बना लिया है। ये दरअसल इसको जुगाड़ कहते हैं भाषा में। ये मोटरसाइकिल का हिस्सा है, लेकिन आगे जोड़ करके इसे जुगाड़ बना लिया था। तो इंद्रजीत, ये बताइए कहाँ से चले आप, क्या करते थे वहाँ पे, कितने परिवार के सदस्य हैं और आगे कहाँ जा रहे हैं? जी सर, हम इलाहाबाद जाना चाहते हैं और सोनीपत से चले थे 14 तारीख को। इंद्रजीत की जुगाड़ वाली गाड़ी ज्यादा दूर तक जिंदगी का बोझ नहीं उठा पाई और इटावा के पास अब उन्होंने हाईवे पर ही शरण ले रखी है। दरअसल इंद्रजीत ने अपनी इस जुगाड़ वाली गाड़ी पर भूख से बिलखते उन पड़ोसियों को भी जगह दे दी जो बिहार जाना चाहते थे। दोपहर की थकावट के बावजूद हमारी टीम आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा औरैया की तरफ चल पड़े। औरैया के करीब एक ऐसा ट्रक मिला जो मजदूरों को लेकर बंगाल जा रहा था। ये मजदूर दिल्ली से चले थे। 3000 रुपए हर मजदूर ने ट्रक वाले को दिया था। ये मजदूर ट्रक में छुप कर जा रहे थे, लेकिन हमारे संवाददाता की नजर ऐसे ही लोगों पर पड़ गई तो फिर उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसे हालात में घर जाने को क्यों मजबूर हैं। कुल मिलाकर कहानी हर जगह वही है। सरकार से मदद नहीं पहुंची, खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, रोजगार छिन गया। इसीलिए मजदूर किसी भी हाल में जो बचत थी उसे खर्च कर दिया, चाहे छुप के जाना पड़े, चाहे जैसे जाना पड़े। भारत का परेशान मजदूर बस अपने घर जाना चाहता है। इस इटावा नेशनल हाईवे पर इन मजदूरों के साथ भरी हुई ट्रक पे चढ़ा हूं ताकि आपको ये तस्वीर दिखा सकूं। पहले मजदूर डरे सहमे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं सफर में रोक न लिया जाए, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने दिल की बात पूछी तो उनकी जुबान पर चली आई। हम लोग का जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है, इसलिए अपना व्यवस्था करते जाते हैं। ये सभी मजदूर बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले थे। ज्यादातर दिल्ली के ओखला में राजमिस्त्री और मजदूरी का काम करते थे। यहाँ मरने से पहले हमको तो कुछ मिल जाएगा घर पे, दुकान तो मिल जाएगा, यहाँ मरेंगे तो क्या मिलेगा? हमको कुत्ते की तरह मरना पड़ेगा यहाँ पे। एक कुत्ते की तरह तो हमको भागना पड़ता है, रोड में जाता है तो पुलिस वाले भाग आते हैं। हाईवे पर ऐसी दर्द भरी दास्तां इन दिनों बिखरी पड़ी है। कई कहानियां सच ऐसी बयां करती है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाईवे पर ऐसी ही कहानियों को बटोरते बटोरते हमारे संवाददाता कानपुर की सीमा पर पहुंच गए। यहाँ भी मजदूर की वैसी ही कहानी। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से आने वाले सैकड़ों मजदूरों को पुलिस ने रोक दिया था, क्योंकि ये सभी ट्रकों में भरकर आ रहे थे। महिलाएं, छोटे छोटे दूध मुंहे बच्चे सभी टकटकी लगाकर देख रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर वो घर कब पहुंचेंगे। योगी सरकार ने इन लोगों के भेजने के लिए बसें लगा रखी थी, लेकिन जब भी इन्हें कोई रोकता, कोई टोकता तो इनकी धड़कनें तेज हो जाती। हाईवे पर सफर इतना लंबा हो जाएगा इन मजदूरों ने सोचा नहीं था, लेकिन ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सफर खत्म ही नहीं होता। न जाने हाईवे इतनी लंबी कब से हो गई, घर इतना दूर कैसे हो गया। कभी एक रात में शहर से घर नाप देते थे, अब तो कई दिन लग जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में पलायन की ऐसी त्रासदी शायद ही किसी ने देखी होगी। कोरोना वायरस ने देश को ऐसा मजबूर किया
कि हाशिए पर खड़े लोग सबसे ज्यादा शिकार हो गए। अब दरअसल शासन का आदेश ये है कि ट्रकों में बैठकर न जाने दिया जाए, क्योंकि जान में खतरा हो सकता है। औरैया में जो हादसा हुआ, देश के दूसरे राज्यों में जो घटनाएं हुई हैं, वो हादसा ना हो, इसलिए ट्रकों में बैठकर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब चुनौती बड़ी ये है कि ये अपने घर कैसे पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, अभी आगे बिहार और कईयों को झारखंड भी जाना है। फिलहाल एहतियात के तौर पर इनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है। वहां खाने पीने का भी अरेंजमेंट है प्रशासन की ओर से, पुलिस है बंदोबस्त के लिए, तो काफी कुछ व्यवस्था की गई है। लेकिन इन व्यवस्थाओं के बीच असली चुनौती इन्हें घर भेजना है। कैसे जाएंगे ये मजदूर? फिलहाल कानपुर के बाहरी इलाके से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही जितनी कम उतनी बड़ी कामयाबी, लेकिन मजदूरों को सुरक्षित घर वापस पहुंचाया जाए, ये सवाल हर बीतते दिन के साथ और बड़ा होता जा रहा है। लॉकडाउन 4 का पहला दिन है और गाजियाबाद के रामलीला मैदान में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं उनकी, जो अपने घरों की तरफ वापस जाना चाहते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है आप लोगों का? जी, मेरा रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। तो आप लोग क्या क्या आपको दस्तावेज, क्या आधार कार्ड वगैरह रखना है? आधार कार्ड है जी, आधार कार्ड भी है, और पहले मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। मोबाइल से करवा चुके? 3 बार करवा चुके, अभी तक आए नहीं है सर। तो अब यहाँ पर करवाएंगे तो यहाँ से आगे आप लोग निकल पाएंगे? जी जी जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये खाना पानी वगैरह दिया जा रहा है? दिया जा रहा है, हाँ, खाना दिया जा रहा है। खाना दिया जा रहा है। हाँ। कहाँ निकलना है आपको? बिहार। बिहार जाना है आपको। आप कहाँ से? बिहार से। बिहार में कहाँ? किशनगंज जाना है आपको। आपको कहाँ जाना है? बिहार खगड़िया जाना। खगड़िया जाने। कितने दिन से आप लोग कोशिश कर रहे हैं घर जाने की? कोशिश कर रहे हैं 10 दिन से, इधर नहीं जा पा रहे हैं। भागलपुर जाने के लिए ट्रेन नहीं है जी। फैक्ट्री में काम करते थे क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हम बेलदारी करते थे। अच्छा, तो अब काम नहीं है क्योंकि आज से चीजें खुल रही हैं यहाँ पे। आप क्या काम? हम तो पेंट का काम करते थे, दाढ़ी काम करते थे, मगर काम नहीं है, बिल्कुल काम ही नहीं है। कहाँ खोल रहे हैं काम? बोल रहे हैं कि खोलेंगे, खोलते ही नहीं है। तो ऐसा भी हो रहा है कि कई राज्यों से बॉर्डर पर छोड़ा जा रहा है। आप लोग सब यहाँ गाजियाबाद में काम करते थे या बाहर से आए? गाजियाबाद में करते बेटा। हाँ, गाजियाबाद में। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ, रजिस्ट्रेशन रिक्शा चला रहे थे हम। रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चला के वो जो खाने के लिए कुछ नहीं, लास्ट में रिक्शा ही बेच के खा गया। अब मेरे पास एक पैसे भी नहीं है, तो क्या करें आप? तो घर जाना चाहते हैं? मरेंगे या तो भूख से मरेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पर आप लाइनें देखेंगे। अब इन्हें देखते हुए आपको एक समय के लिए ये लग सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन अब देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग कभी कभी जो है वो एक लग्जरी हो जाती है, जब लाइन की जो लंबाई है वो तकरीबन इतनी देखने को मिलती है। इतनी बड़ी संख्या में सब दिख भी रहे हैं, हमें अपनी आंखों के सामने ही दिख रहे हैं। तो यानी आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि एक तो इन लोगों को ये कन्विंस करना कि तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किसका हो रहा है और कैसे निकल रहा है? देखिए, एक पोर्टल हम लोगों ने लॉन्च किया था, ऐप लॉन्च किया था, और जिसमें ये अनुरोध किया था कि जो लोग अपने जहाँ जाना चाहते हैं उसमें उसको रजिस्टर करा लें। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको मैसेज भेजा जाता है और टेलीफोन भी किया जाता है कि अब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, इस समय ट्रेन की उपलब्धता है, आप आ जाएं। लेकिन इसमें एक तो रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या कम है, और दूसरे जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उनके साथ साथ और भी बहुत से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे जो भीड़ का जो कैरेक्टर होता है और इनका पैसेंजर्स का जो कैरेक्टर, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो एक गंतव्य तक यात्रा करने के लिए आए हुए हैं और वो पूरी शांति बनाए हुए हैं। प्रशासन के साथ वो सहयोग भी कर रहे हैं। प्रशासन ने उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है। मदद के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं। सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आप ये बस देखें तो ये वो बस है जो स्टेशन जाने के लिए तैयार है। स्टेशन जाने के लिए ये बस तैयार है। बाकी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अभी लाइन में लगे हैं। कहाँ की ट्रेन निकल रही है? ये कहाँ की ट्रेन जा रही है? रक्सौल के लिए जा रही है। रक्सौल की जा रही है। और आप सबको मिल गया है इसमें? रजिस्टर हो गया? हाँ जी, हो गया। रजिस्टर हो गए? रजिस्टर हो गए जाने रक्सौल? हो गया। कितना दिन से इंतजार कर रहे थे? 3 महीने से। 3 महीने? जब से लॉकडाउन है तब से? हाँ, तब से। तो अब खुशी है? हाँ, खुशी है। तो सुबह से लगातार ये कतारें आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन पीछे से रेला और आ जाता है।
दरअसल इतने सारे लोग सड़क पर हैं और उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा फरमान है कि मजदूरों को सड़क पर नहीं होना चाहिए, जहां पर भी हो उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। तो जितनी भी ये बसें आप चारों तरफ देख रहे हैं, उन बसों में भर के सबको स्टेशन ले जाने की कार्रवाई हो रही है। एक बस में 70 व्यक्ति एक बार में सवार किए जा रहे हैं और किसी भी तरीके से व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। लॉकडाउन 4 के पहले दिन अगर ऐसी परिस्थिति दिख रही है जहां पर आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी है, उसके बावजूद लोग चाहते हैं कि अपने अपने गांव की तरफ निकल जाएं, तो ये उनके मन का द्वंद्व भी साफ साफ दिखाता है। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, गाजियाबाद, आज तक। दिल्ली ने भी लॉकडाउन 4 के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर दी, जो आज से लागू भी हो चुकी है। दिल्ली को क्या मिलेगा, छूट कहां रहेगी, कहां पर क्या बंद रहेगा, ये रिपोर्ट देखिए। 55 दिनों से बंद दिल्ली अब आर्थिक संकट से लड़ने के लिए दौड़ने को तैयार है। आज से दिल्ली में लॉकडाउन 4 के नए नियम लागू हो चुके हैं। ऐसे में आइए पहले देखते हैं कि आज से 31 मई तक दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या बंद होगा। मेट्रो स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल सब बंद हैं। यहां तक कि सैलून और स्पा को भी खोलने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं शर्तों के साथ कई चीजें खोलने का भी ऐलान किया गया है, जिसमें स्टेडियम, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब, बस, दोपहिया वाहन शामिल हैं, जबकि सरकारी और प्राइवेट दफ्तर अब पूरी तरह से खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा। केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहां किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स और आरटीवी में 11 पैसेंजर्स। मेट्रो नहीं चलेगी। सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे। सारे होटल बंद रहेंगे। सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। राजधानी में कंटेनमेंट जोन में सिर्फ इमरजेंसी सेवा लागू होंगी, बाकी सारी चीजों पर पाबंदी होगी। वहीं निर्माण कार्य को भी चालू करने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने कई दिशा निर्देश लॉकडाउन के चौथे चरण में जारी किए हैं। मास्क पहनकर बाहर निकलना जरूरी होगा। ट्रकों को बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा। बॉर्डर पर डॉक्टरों को नहीं रोका जाएगा। रिहायशी इलाके की सारी दुकानें खुलेंगी। बीमार बुजुर्गों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। मार्केट में आधी आधी दुकानें खुलेंगी। शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। दिल्ली में एक और कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं लॉकडाउन के बीच राजधानी में आर्थिक संकट भी गहरा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार के सामने रियायत के साथ हालातों को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन 4 को लेकर कई राज्यों ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने रियायतों का ऐलान किया। वहीं पंजाब और हरियाणा ने भी बसों को चलाने और बाजारों को शर्तों के साथ खोलने का फैसला किया है। नए नियमों के साथ लागू लॉकडाउन 4 के पहले दिन तमाम राज्यों में तस्वीर थोड़ी बदली सी नजर आई। कुछ रियायतें केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं, जबकि कुछ मामलों में राज्यों को फैसला करने की छूट दी गई है।
इसके बाद तमाम राज्य अपनी अपनी गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 मई से पश्चिम बंगाल में सारे बड़े स्टोर खुल जाएंगे। 21 मई से ही एक से दूसरे जिले में बसें चलने लगेंगी। 27 मई से ऑटो रिक्शा चलेंगे, लेकिन 2 सवारी से ज्यादा नहीं बैठा सकते। सैलून और पार्लर अच्छी तरह सैनिटाइजेशन के बाद खुलेंगे। सरकारी और निजी दफ्तर वैकल्पिक दिनों पर खुलेंगे। पश्चिम बंगाल में नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा। বড় দোকানগুলো খুলে যাবে সব 21 তারিখ থেকে, বড় মাঝারি ছোট। আর হকার্স, যেগুলো হকারদের মার্কেট আছে বা হকার্সরা যেখানে বসে, সেখানে পুলিশ আর কলকাতা কর্পোরেশন, হাওড়া কর্পোরেশন এগুলো কথা বলে একটা প্ল্যান এরা ঠিক করবে। बंगाल के अलावा पंजाब और हरियाणा ने भी नई गाइडलाइन जारी की है। पंजाब की बात करें तो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन लॉकडाउन जारी रहेगा। एक से दूसरे जिलों में बसों को आवाजाही की इजाजत होगी। दफ्तरों और बाजारों में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर नाई की दुकानें और खाने की दुकानें खुल जाएंगी। पंजाब के लुधियाना में सैलून खुल गए हैं। दूसरी तरफ हरियाणा ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर सारे बाजार खुल जाएंगे। मंगलवार को अंतर्राज्यीय बसें चलने लगेंगी। 6000 कैदियों की पैरोल अगले 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। बिहार की बात करें तो नई गाइडलाइंस के मुताबिक बिहार में नई छूट बस इतनी है कि जो इलाके कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर हैं, वहां कपड़े की दुकानें खुल सकती हैं। इस पर फैसला जिलाधिकारी लेंगे। इससे पहले गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि राज्य उसकी गाइडलाइन से ज्यादा रियायत नहीं दे सकते। जरूरत पड़ने पर उसे और सख्त बना सकते हैं। कोलकाता में इंद्रजीत कुंडू के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस लागू होने के बाद से आज से दिल्ली में डीटीसी, ऑटो और टैक्सी शुरू हो गई और इसके साथ ही कई इलाकों में भी दुकानें खुल गई हैं। कनॉट प्लेस में आज से कई दुकानें खुल चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने। हालांकि अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने की ओर, लेकिन मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि अब कोरोना के साथ ही हमें जीना सीखना होगा। इसलिए दुकानें खुली हैं ऑड इवन सिस्टम के हिसाब से, और आने वाले दिनों में भी यही नियम कायदे जारी रहेंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और जो सभी एहतियात बरतने की जरूरत है, उनका पालन करना बहुत जरूरी है।